बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अब क्या होगी हिकमत अमली। अपोजिशन असेंबलियों में एहतजाज करेगी या आवाम के पास जाएगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मुलाकात की दावत दे दी गई है। बिलावल ने दावत कबूल कर ली। कल 1:30 बजे जाती उमरा जाएंगे और मुलाकात में दोनों जानिब से करीबी रुफका की शिरकत का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के बाद अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या होगी, इसी पर रद्द अमल जानेंगे। सुहेल वड़ायत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल साहब, क्या लगता है, एक तो बजट भी आने वाला है, ऊपर से गिरफ्तारियां, क्या होने जा रहा है कल की बैठक में? देखिए, बाज़ाहिर तो ये लगता है कि फौरी तौर पर असेंबली के अंदर हिकमत अमली जो है वो बनाई जाएगी, क्योंकि बजट के ऊपर मुझे ऐसे लगा कि चूंकि ये पहले से कुछ तय नहीं था और फौरी तौर पर कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई जा सकी जिससे ऐसे लगे कि कोई ताकतवर अपोजिशन है। उस दिन अपोजिशन का जो रिस्पांस था बड़ा ल्यूकवार्म और बड़ा ढीला डाला था और बड़े आराम से बजट स्पीच हुई और बड़े अच्छे तरीके से हमाद अजहर साहब जो थे वो अपनी स्पीच कर गए। हालांकि अपोजिशन का जो माजी में रवैया था, कोई भी अपोजिशन हो, तहरीक इंसाफ हो या नून हो या पीपल्स पार्टी हो, वो आमतौर पर ये बजट स्पीच को मुश्किल बना देते हैं, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा नहीं कर सके। और दूसरा, असेंबली के अंदर भी कोई ऐसा शो पुट नहीं कर सके जिससे ऐसे लगता हो कि असेंबली के अंदर इनकी जो मेजॉरिटी है या इनकी जितनी बड़ी अक्सरियत है उससे उसका कोई इजहार नजर आया हो। ना सेनेट के अंदर वो इजहार नजर आया। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले तो अगर अपोजिशन को कोई शिकायत है, कोई ये एहतजाज करना चाहते हैं, तो पहले असेंबली के अंदर वो अपनी ताकत शो करें। अभी तक तो ऐसे नहीं लगा कि इनकी ताकत जो है वो कन्विंस्ड है कि वो असेंबली के अंदर भी कोई पावर शो कर सकती है। और फिर उसके बाद जहां तक है आवाम तक जाने की, लोगों को बाहर निकालने के लिए, उसके लिए ज़ाहिर फजा हमवार करनी पड़ती है, उसके लिए जलसे करने पड़ते हैं, तकरीरें करनी पड़ती हैं, या फिर ये हो कि लोग खुद बाहर निकल आए और इनको एक बनी बनाई क़यादत जो है वो मिल जाए। जाहिर है उसके भी हालात बने हुए हैं, टैक्स लग रहे हैं, जो है बजट के अभी तक लोग जो जख्म है वो सहला रहे हैं, लेकिन वो जख्म ऐसे नहीं है कि जिनकी दर्द या जिनकी टीसें फौरन लोगों को महसूस हों। वो जो बजट के असरात जो हैं वो लोगों पर पड़ेंगे तो उस वक्त तक पुरानी बातें हो चुकी होंगी। तो इसलिए ये सारा कुछ अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि अवाम के हक में कम से कम बजट को एक्सप्लेन तो करे। अभी तक तो वो बजट को एक्सप्लेन अपोजिशन भी नहीं कर सकी और गवर्नमेंट भी नहीं कर सकी। और लोगों का बेनिफिट तो ये होगा कि ये दोनों जमातें जो हैं, हुकूमत समझाए कि उसने अच्छा क्या किया है और अपोजिशन समझाए कि इन्होंने बुरा क्या किया है। तो इसमें लोगों का फायदा है, इसमें अवाम का फायदा। सही। सुहेल साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, आपने कई सियासी अदवार देखे हैं, आपका सियासी तजर्बा, सियासी तजिया क्या कहता है? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जेल में है, नवाज शरीफ जेल में है, फरियाल तालपुर और हमजा शहबाज गिरफ्तार किए जा चुके हैं। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज मिलकर इस वक्त एक मजबूत तहरीक चला सकते हैं? मैंने अर्ज किया ना कि फौरी तौर पर असेंबली के अंदर तो इनकी ऐसी पोजीशन है कि असेंबली के अंदर कम से कम ये अपनी पावर जो है वो दिखा सकते हैं, पावर शो कर सकते हैं। लेकिन अभी तो उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, कोई एक ढीला डाला जॉइंट इत्तेहाद बनाने की जरूरत है। फिर अगली स्टेज आएगी तहरीक की। उसके लिए मैंने कहा कि उसके लिए लोगों का चूल्हा ठंडा होना चाहिए, लोगों को इतनी दर्द होनी चाहिए कि वो गर्मी सह सकें और लाठियां भी सह सकें। कि ऐसी सूरत हाल लोगों को समझाने के लिए अपोजिशन को, उसके बड़े लीडरों को भी पहले लाठियां खानी पड़ेगी। सिर्फ जेल जाने से एक फिजा तो हमवार हुई है, एक जाहिर है नून के जो वर्कर हैं उनको भी दुख हुआ होगा, लेकिन अभी कोई ऐसा निजाम नहीं नजर आया कि वो फौरन सड़कों पे आ जाएं और आके लाठियां खाना शुरू कर दें। उसके लिए उनके ऊपर भी कोई मुआशी
जब बिजली गिरेगी या उन्हें एहसास होगा तभी ऐसा होता है। माजी की तहरीकों में ऐसा ही हुआ कि हर तहरीक के पीछे मुईशत जरूर होती है, कि जब मुईशत खराब होती है तो तहरीकें चलती हैं। तो इनका बजट तो ऐसा है कि जो तहरीक को जन्म दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन उसको लोगों को समझा सकी है कि ये ऐसा है कि आप बाहर निकलें। तो ये अपोजिशन की काफी कमजोरियां हैं, जैसे असेंबली के अंदर उस दिन इनका रिस्पांस बड़ा ढीला ढाला था, लोगों को समझा नहीं सके। इन्हें भी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, अपने माशी माहरीन जो है उनसे एक्सप्लेन करवाना चाहिए था, एक अपना अल्टरनेट बजट देना चाहिए था, अपनी अल्टरनेट पॉलिसियां देना चाहिए थी। ये होती है दुनिया की, जो महजब दुनिया की अपोजिशन है, वो इस तरह के काम करती है जिससे लोगों को कन्वे होता है कि हम भी एक अल्टरनेट गवर्नमेंट है, हमारे पास भी मंसूबे हैं, तो फिर लोग एतबार जो है वो अपोजिशन पे करते हैं। मुनीब, एक जानिब हमने बजट इजलास के दौरान देखा कोई एक मजबूत अपोजिशन हमें नज़र नहीं आई, दूसरी जानिब हम लोगों ने देखा कि बार बार अपोजिशन के रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत खुद ही से गिर जाएगी, हम ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे इसको गिराने के लिए। फिर कल की ये मुलाकात, क्या आप समझते हैं हिकमत अमली में कोई चेंज आएगी? आप समझते हैं कि कल एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड हमें नज़र आ सकता है इस मुलाकात के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मुराद साहब फरमा रहे थे ये बात दुरुस्त है, फैक्चुअली भी दुरुस्त है कि ऑपोजिशन अभी कोई कॉमन ग्राउंड भी नहीं तलाश कर पाई। खासतौर पर अगर हम बड़ी जमातों का देखें, बात जरूर करते हैं कि हम इस हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद हैं, लेकिन अभी तक जो तासुर है वो यही है आम लोगों के अंदर भी कि ये दोनों जमातें अगर आज इकट्ठी हो रही हैं या इनके जो रहनुमा है या जिस तरह मरीम नवाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो साहब अगर ये मिल रहे हैं तो इसके पीछे वजह वो तमाम केसेस हैं या गिरफ्तारियां हैं जो कि माजी करीब के अंदर हुई हैं। आवाम का दर्द हकीकी मानों में क्या अपोजिशन आवाम को यकीन दिला पाई है कि ये आवाम का दर्द ही है जिसकी वजह से वो इकट्ठे हो रहे हैं और हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी देखिए कि बेशक ये बात दुरुस्त है कि मईशत का बहुत अहम रोल होता है और माजी की जो तारीख के अंदर देखा जाए तहरीकें हैं उनके अंदर मईशत का एक बहुत आम रोल रहा है, लेकिन कोई डायरेक्शन जरूर सेट करनी पड़ती है जो अपोजिशन जमातें होती हैं या जो एहतजाज कर रही होती हैं उनको। यहाँ पर आप देख लीजिए आज की तारीख में जो जमातें हैं वो बारहा अगर असेंबली के अंदर देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम उन्होंने सर्व किया है नैब की दोहरे मेयार के ऊपर जो कि मौजूद है बेशक है, लेकिन अवामी मामलात के ऊपर कितना टाइम सर्व किया गया है नेशनल असेंबली के अंदर। बेशक बजट आ गया तो ये बात दुरुस्त है साहब की या तो आप प्रपोज करें कि आपके पास एक बेहतर बजट है जो कि आप पाकिस्तान के अवाम को पेश कर सकते हैं और हुकूमत को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप हुकूमत को महज बुरा भला कह देने से या गालियां दे देने से तो कुछ नहीं होगा। ये भी कह देना बहुत आसान होता है कि हुकूमत खुद गिरेगी, ना हुकूमत खुद गिरेगी। ऑपोजिशन के अंदर फिलहाल एज ऑफ टुडे इतनी ताकत नहीं है कि वो इस हुकूमत को गिरा सके। अवाम क्या 45, 46 या 48 डिग्री के अंदर महंगाई से और नए टैक्सेस से और इन्फ्लेशन से तंग आकर बाहर निकल सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है क्योंकि ये इसका जो इम्पैक्ट है बजट के अंदर जो नई चीजें आ रही हैं वंस बजट पास होता है तो वो इम्पैक्ट ग्रेजुअल है। वो ऐसे नहीं हो सकता कि फौरी तौर पर उसका इम्पैक्ट है और फौरी तौर पर लोग बाहर निकल आए। और जिन चीजों के ऊपर जो अपोजिशन है वो रिलाई करना चाह रही है वो शायद अभी डिविडेंड नहीं मिलेगा, इतना कैपिटल नहीं मिलेगा अपोजिशन को कि वो उनके ऊपर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला सके या इस हुकूमत को खत्म कर सके। तो फिलहाल तो मेरे ख्याल में जब बैठेंगे तो वो जिस तरह माजी में मरीम नवाज शरीफ कहती रही हैं कि मियां नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी की उनकी बारी आनी थी और अब जबकि बारी आ गई और फिर आसिफ जरदारी साहब का भी मामला दुरुस्त नहीं रहे तो शायद एक दूसरे को माजी के सबक देंगे, बैठेंगे, बताएंगे कि क्या ठीक था और क्या गलत। और अब ये देखना होगा कि क्या हिकमत अमली बनाई जाती है इस अहम मुलाकात में। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की होने वाली अहम मुलाकात पर तजिया दे रहे थे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सोहेल वड़ाइस साहब और मुनीर फारूक साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करेंगे वजीर रेलवे शेख रशीद का जो कहते हैं उन्होंने कहा था जून से पहले झाड़ू फेरेगी, 15 दिन में मजीद झाड़ू फेर सकती है। जिसने गाजरें खाई हैं नैब उन्हें फक्की दे, चाहे हुकूमत से ही क्यों ना हो। मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत नहीं आ सकती।
जाली बैंक अकाउंट्स केस से मुतल्लिक आपको अपडेट करें, जहां फरियाल तालपुर को तफ्तीश के लिए 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने फरियाल तालपुर को 24 जून को दोबारा अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि फरियाल तालपुर को उनकी रिहाइशगाह पर हाउस अरेस्ट में रखा गया है। जाली अकाउंट्स रेफरेंस में फरियाल तालपुर का मरकजी किरदार है। जरदारी ग्रुप के अकाउंट में अरबों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई। जरदारी ग्रुप का अकाउंट फरियाल तालपुर ऑपरेट करती हैं। जरदारी ग्रुप के अकाउंट में जाली बैंक अकाउंट से रकूम आई। रकम फरियाल तालपुर के दस्तखत से उवैस मुजफ्फर के अकाउंट में मुंतकिल की गई। फरियाल तालपुर का कहना था कि वो एक सियासी कारकुन है, पहले भी उन्होंने हालात का सामना किया है। एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि वो जिला नाजिम रही हैं, मुशर्रफ नौर में भी इन हालात का सामना कर चुकी हैं। ये भी कहा कि इनके लिए गिरफ्तारी कोई मसला नहीं है। इन पर 1.5 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया है, तो लाखों करोड़ों और अरबों कहाँ हैं? मैं सियासी कारकुन हूँ, मैंने पहले भी ये चीज़ें फेस की है। उस वक्त ये था कि मेरे वालिद साहब, मेरे भाई और मेरे खावंद हस्बैंड जेलों में थे और मैं मुलाकातों पे जाती थी, और उसके साथ साथ मैं ज़िला नाज़िम थी। मैंने सियासत की है, मैंने मुशर्रफ के टाइम पे फेस किया है। मेरे लिए ये कोई मसला नहीं है, मैं इसको बहुत फेस करूँगी। मैं जैसे भी कहा, पहले भी कहा है कि मैं इनोसेंट हूँ, और अगर 1.5 करोड़ पे आप लोग ने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड बिलियंस कहाँ हैं? बात तो सिर्फ 1.5 करोड़। मैम आप FTA है, आपकी गवर्नमेंट है, प्रोडक्शन ऑर्डर आपके जल्द जारी हो जाएंगे। देखिए जी, जो कानून करेगी ना तकाजा, कानून के तकाजे और जो कानून की मेरे राइट है, वो मैं अपना राइट अवेल करूँ। ओमनी ग्रुप के सरबरा अब्दुल गनी मजीद के एक और बेटे समेत मजीद 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तारियां नैब रावलपिंडी और कराची ने जाली अकाउंट्स केस में की हैं। गिरफ्तार मुलजमान में अनवर मजीद का बेटा जुल्करनैन मजीद भी शामिल है। अनवर मजीद का करीबी अजीज ख्वाजा सलमान और ओमनी ग्रुप का ऑफिसर अब्दुल वहीद भी शामिल है। तीनों मुलजिमान 4 रोज़ा राहदारी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिए गए। मुलजिमान से नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम मुश्तरका तहकीकात करेगी। अनवर मजीद के एक और बेटे निमर मजीद की गिरफ्तारी के लिए भी नैब के छापे जारी हैं। इस वक्त बराह रास्त आपके लिए चलेंगे हैदराबाद, जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो मीडिया से बात करें। आपको लिसानी जमायत के विरसे संभालने का, उस विरसे को चलाने के लिए उस हुकूमत ने क्या, उस पार्टी ने क्या कीमतें दी, आपको पता नहीं है? आप फिर उस रास्ते पर चलना चाहते हैं? अगर आपका रास्ता वही है तो सिंध में आपकी कोई जगह नहीं है। सिंध में आप, ये चंद किराए के लोग, सारे बच्चों को पता है, बच्चे को पता है ये सीटें कराची में आपको कैसे मिली हैं। आप उनको कहते, वो हमारी क़यादतों पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। महंगाई ने इन लोगों की ज़िंदगी हराम कर दी है। पाकिस्तान के लोग तंग हो गए हैं। बड़ा शौक़ है आपको लोगों को टैक्स में लाने की, तो जो अमीर तबका है उसको तो आप देखते नहीं, वो एहतमाम तो कर नहीं रहे जिनसे लोगों से आप हकीकी लोगों से टैक्स वसूल करें। आपने खाने पे, पीने पे, चलने पे, मिलने पे, जुलने पे, रोने पे, मरने पे, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया है। आपकी टैक्सेस को देखकर, अखराजात को देख तो लोगों ने मर जाना भूल जाना है कि अगर इतने अखराजात होंगे तो गरीब तो सुकून से मर भी नहीं सकेंगे। आपने तीसरा बड़ा जुर्म किया है, आपने इदारों को मशकूक बना दिया है। मैं आप भाइयों के सामने कह रहा हूँ, आज पाकिस्तान का कोई भी ऐसा कौमी इदारा नहीं है जिस पे लोगों का एतमाद हो। आपने हर कौमी इदारे की शनाख्त को ख़राब कर दिया है। जिन इदारों को पूरे पाकिस्तान का इदारा होना चाहिए था, आपने उनको अपने हक़ में इस्तेमाल करके बेइज्जत किया है। उनके लिए लोगों में राय कायम की गलत की है। लोग उन पे तबसरा कर रहे हैं। नेब अच्छी होगी, नेब बड़ी प्यारी होगी, लेकिन नेब के लिए लोग क्या कह रहे हैं आप सुने तो सही। जब इंसाफ के इदारे के लिए ये राय कायम हो जाए, फिर इदारा क्या करेगा? कितने अच्छे चेयरमैन हैं नेब के, मैं तो उनको बड़ा पसंद करता हूँ। और 3-4 रोज़ पहले जो उनके खिलाफ मुहिम चली, मैं तो बड़ा मायूस हो गया, मैं रो रहा था ईमान से। मैंने कहा अगर ऐसी बड़ी शख्सियत के साथ भी ये जुल्म है, ये तो बड़ी ज़्यादती है। अगर कोई एहतजाज हुआ तो मैं एहतजाज में निकल पड़ूंगा,
लेकिन पता बाद में चला, उस्ताद जल्दी नहीं किया करो, जिस बात से उनको ही तकलीफ नहीं है वो तुम्हें क्यों तकलीफ दे रही है। अगर वो राज़ी हैं इस सूरत हाल पे तो मुझे क्या परेशानी है। अब मैं उनको कहता हूँ, जस्टिस साहब आपसे भी लोगों की तवक्कात हैं, आप साहिब इल्म हैं, आप अपने आगे देखें कितने जस्टिस आए और चले गए, कितने आए चले गए। जस्टिस साहब कितनों का तस्करा बाकी है, आप बताएं ना। दुनिया याकूब अली खान को याद कर रही है, दुनिया में आखिरी साल में। ये गौर से सुने, इंडस्ट्री, अब मईशत क्या है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट्स है। इंडस्ट्री के लिए टारगेट था 7.6%, अचीव क्या किया 1.4%। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए टारगेट था 8.1%। अब ये सुने, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 8.1% टारगेट था, अचीव आपने क्या किया -2%, -2%। एक जानिब मनाज़िर देख रहे हैं, एक जानिब हैदराबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।